अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे। मैं आपका टीचर जमशीद अहमद यूपीएस बहादुरपुरा जोन राजवार से हूँ। आज हमारा टॉपिक नोबल इनाम की कहानी है, जो हमने 8वीं जमात की उर्दू किताब से लिया हुआ है। तो बच्चों शुरू करते हैं। नोबल प्राइज़ के बारे में आपने सुना होगा। आइए इस इनाम के बारे में आपको कुछ बातें बताएं। इस इनाम के जारी करने वाले डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल थे। उन्हीं के नाम पर यह इनाम नोबल प्राइज़ कहलाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एजाज़ है। नोबल प्राइज़ हर साल अमन, अदब, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, अद्वियात और इक़्तिसादियात में नुमायाँ कारनामों पर दिए जाते हैं। जो लोग अदब में कोई बहुत ही अहम किताब लिखते हैं, साइंस या इक़्तिसादियात के मैदान में कोई नुमायाँ काम करते हैं, या दुनिया में अमन व अमान कायम करने के सिलसिले में कोई बड़ी खिदमत अंजाम देते हैं, वो नोबल इनाम के मुस्तहिक करार पाते हैं। इस इनाम की खुसूसियत ये है कि यह दुनिया के किसी भी शख्स को भी बिला इम्तियाज़ रंग व नस्ल मिल सकता है। इस इनाम की रकम लगभग 15 लाख रुपया होती है। मुतअद्दिद हिंदुस्तानियों ने यह इनाम हासिल किया है। रविंद्रनाथ टैगोर को अदब का नोबल इनाम 1913 ईस्वी में उनकी किताब गीतांजलि पर मिला था। हमारे साइंसदानों में यह इनाम सीवी रमन को फ़िज़िक्स में मिला था। उनके अलावा दो और साइंसदानों, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना और डॉक्टर चंद्रशेखर को भी नुमायाँ काम करने पर यह इनाम दिया गया। यह दोनों एक अरसे से अमेरिका में रह रहे हैं और वहीं की यूनिवर्सिटियों में काम करते हैं। मदर टेरेसा, जिन्होंने हिंदुस्तान में माज़ूर बच्चों और कोढ़ के मरीज़ों की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ की थी, उनको भी नोबल प्राइज़ दिया गया। 1997 ईस्वी में इक़्तिसादियात के शोबे में हिंदुस्तान के अमर्त्य सेन को नोबल इनाम दिया गया। इस इनाम पर हर साल लाखों रुपया सर्फ होता है। इनाम को कायम करने वाले अल्फ्रेड नोबल स्वीडन के रहने वाले थे। उनकी पैदाइश स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी को हुई। 1896 ईस्वी में 63 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। अल्फ्रेड नोबल के वालिद एक ताजर थे, जो अल्फ्रेड की पैदाइश के वक़्त दिवालिया हो गए थे। यूं तो वो बहुत पढ़े लिखे और ज़हीन थे, मगर तिजारत का कोई तजुर्बा न होने की वजह से रही सही पूंजी से भी हाथ धो बैठे। अल्फ्रेड नोबल 9 बरस के हुए तो उनके घर वाले गरीबी से तंग आकर वतन छोड़ने पर मजबूर हो गए। वो सेंट पीटर्सबर्ग चले गए। ये शहर उस ज़माने में रूस का दारुल सल्तनत था। कुछ अरसे तक तो अल्फ्रेड की तालीम घर पर ही होती रही। जब घर के माली हालात अच्छे हो गए तो वो बाकायदा तालीम हासिल करने के लिए बाहर गए। उन्होंने यूरोप भर का दौरा किया और कई ज़बानें सीखें। अब वो अपने वालिद के साथ साइंस के तजुर्बात करने में वक़्त गुजारने लगे। 29 साल की उम्र में जब वो इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री में माहिर हो गए तो उन्होंने
نائٹروگلائسرین دریافت کی۔ نائٹروگلائسرین کی ملاوٹ سے انہوں نے 1867 میں ڈائنامائٹ ایجاد کیا۔ ڈائنامائٹ ایک قسم کا بارود ہے جس کی ذرا سی مقدار بڑے سے بڑے پہاڑ کو منٹوں میں اڑا سکتی ہے۔ خود الفریڈ کے چھوٹے بھائی کی موت ڈائنامائٹ کا گولہ پھٹنے سے ہوئی تھی۔ ایسی خطرناک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بے حد مشکل تھا، لیکن الفریڈ نے وہ ترکیب بھی ڈھونڈ نکالی جس سے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ حفاظت کے ساتھ لیا جا سکے۔ الفریڈ نوبل بہت محنتی تھے۔ وہ رات دن کام میں لگے رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی محنت سے بہت دولت پیدا کی۔ وہ بہت فراخ دل بھی تھے۔ انہوں نے اپنے ملازموں اور مزدوروں کے رہنے کے لیے اچھے ہوادار مکان بنوائے اور اپنے منافع میں کام کرنے والوں کو بھی شریک کیا۔ الفریڈ نے ڈائنامائٹ کی ایجاد اس لیے نہیں کی تھی کہ کہیں اسے جنگ کے لیے استعمال کیا جائے اور انسانی بستیوں کو تباہ و برباد کیا جائے۔ اس ایجاد سے ان کا مقصد یہ تھا کہ پہاڑوں اور چٹانوں کو توڑ کر پتھر مہیا کیے جائیں اور کانوں سے دھاتیں برآمد کی جائیں۔ الفریڈ نوبل کی جنگ سے بے حد نفرت تھی۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ دنیا کی تمام قومیں آپس میں امن و صلح کے ساتھ رہیں۔ اسی لیے ہر سال امن انعام اس شخص کو دیا جاتا ہے جو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کوئی غیر معمولی کارنامہ انجام دے۔ الفریڈ ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے مگر اس کا انتقال ہو گیا۔ اس سانحے کے بعد انہوں نے اپنی ساری دولت نیک کاموں کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے تمام عمر شادی نہیں کی اور یہ وصیت کی کہ ان کی آمدنی سے ہر سال انعامات دیے جائیں۔ لہٰذا ان کی وصیت کے مطابق ہر سال دنیا کے بڑے سائنسدانوں، ادیبوں، ماہرین اقتصادیات اور امن کے لیے کام کرنے والوں کو یہ انعام دیے جاتے ہیں۔ تو بچوں، اسی کے ساتھ یہ سبق مکمل ہوا۔ آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ۔